ज़रा तारीकी होती, वाज़े मैं कर दूं कि तब बहुत कम होती थी रोशनियाँ शहर में, और बिजली की कमी की वजह से नहीं, आबादी कम थी। चुनांचे लक्ष्मी मैंशन में कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं थी, सिवाय इसके कि जो लोगों के घरों में अंदर बल्ब जल रहे हैं उनकी मध्यम सी रोशनी बाहर आती थी। चुनांचे ओवरऑल तारीकी होती थी जब शाम ढल जाती थी। तो जब शाम ढल जाती थी तो हमारे कानों में किसी टांगे के रुकने की आवाज़ आती थी हार रोड की जानिब से, अंदर टांगे नहीं आते। और उसके बाद हम देखते थे कि उस तारीकी में एक मध्यम सा सफ़ेद सा ह्यूला, और उसके साथ एक सरसराहट, खड़खड़ाहट, और हम जान जाते थे कि मंटो साहब घर आ रहे हैं। इसलिए कि मंटो साहब हमेशा पजामा और कुर्ता आलमोस्ट कल्फ़ज़दा पहनते थे, स्पॉटलेस। मैंने ऐसा खुश लिबास शख्स बहुत कम देखा है, बहुत बाद में मुनीर नियाज़ी, क्योंकि सूट पहन के खुश लिबास हो जाना इस तरह ये तो हर एक कोई कर सकता है, लेकिन मतलब वाइटनेस में, कुर्ते में और शलवार में, या मतलब कि इस वाइट ड्रेस में। हाँ, गुलजार साहब भी हैं, गुलजार साहब भी बहुत मतलब कि बहुत ग्रेसफुल लगती हैं। तो मंटो साहब वॉज ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी नीटली ड्रेस्ड। वो जो उनका कॉन्सेप्ट है ना, जो भी बनाया गया उसमें उसके बिल्कुल बरक्स। चुनांचे वो जो पजामे की खड़खड़ाहट थी तारीकी में आती, उससे हम जान जाते और हम उनको सलाम करते। और कभी कभार ऐसा भी होता कि शायद उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती तो मैं साथ चल देता। सहारा तो मैंने क्या देना, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता चलते, वहाँ पे उनके घर जाते, वो दस्तक देते, अक्सर सफ़िया आती, और उसके बाद जब मैं वापस आ रहा होता तो हमेशा कहते कि मुस्तनसर एक अच्छा बच्चा। वो जो बचपन की यादें हैं, जब हम आलमोस्ट डेली मंटो साहब से मुलाकात हो जाती थी, तो मेरा मुशाहिदा था, और मैं इसे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मंटो साहब को कभी मैंने ड्रंक नहीं देखा, कभी बेखुद बेइख्तियार नहीं देखा, लड़खड़ाते हुए नहीं देखा। वो डेफिनेटली एक हल्के खुमार में होते थे, लेकिन वो अपने आप में होते थे, और कभी उनके देखने वाले को ये अंदाज़ा नहीं होता था कि ये खुमार में है। वो बहुत डिसिप्लिन शख्स थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन दिनों एक अजीब मिथ जो है वो बनाई गई है मंटो साहब के हवाले से, और उस मिथ में मंटो साहब हम वक्त ड्रंक, हम वक्त डायलॉग बोल रहे हैं अजीब व गरीब, और बड़ी खुशूनत आमेज़ उनकी शक्ल है, और सिर्फ तवाइफ़ों में लिख रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े मुहक्किक पढ़े हैं, उनको ज़रा तहकीक तो करें कि उन्होंने तवाइफ़ों के बारे में, उनकी तहरीरों में कितने फ़ीसद तवाइफ़ों के बारे में, 5% होगा, बाकी तमाम तहरीरें कहाँ गई। ये देखें मेरे पीछे किताबें पड़ी हुई 7-8, ये इतने बड़े बड़े मजमूए पड़े हुए हैं, इसमें सैकड़ों कहानियाँ हैं, सैकड़ों खाके हैं, ड्रामे हैं, इनमें कितने % तवाइफ़ है। लेकिन वो जो मिथ होती है ना, वो एक फैंसी होती है, उसमें हकीकत नहीं होती, और लोग उसको अपना लेते हैं। आज लोग जो मतलब मंटो के नाम पे झूमते हैं, दे डोंट नो कि वो एक मिथ के ऊपर झूम रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, हकीकत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इन किताबों के हवाले से मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ कि मंटो साहब की किताबें यहाँ पे हर कोई छाप रहा था, और मंटो साहब की फैमिली को कोई भी रॉयल्टी नहीं दे रहा था। संग मील पब्लिकेशन ने पहली मरतबा उनकी बेटियों से रब्ता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और उनको रॉयल्टी दी। वैसे इन दिनों सिलसिला कुछ और है, क्योंकि 50 साल गुजरने के बाद ये लॉ है, उसके बाद वो किताब जो है वो हर कोई छाप सकता है रॉयल्टी के बगैर। कुर्रतुल ऐन हैदर के साथ भी यही हुआ, उनकी किताबें भी इन्हीं नाशर ने शाया की और उनको भी रॉयल्टी दी। मैं समझता हूँ ये बहुत मुबारक बात है, और यहाँ पे नुसरत अगर आई तो हम उनसे भी दरियाफ्त करेंगे।
चुनाचे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये देखें। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार मंटो तो जूज़ नवीस थे, यानी मेरा ख्याल 40 साल की उम्र में फौत हो गए, तो इतनी ढेर सारी कहानियाँ, ड्रामे, खाके, ख़त, उसके साथ और भी एडिटोरियल्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जूज़ नवीस का जो है ना लफ्ज़, ये नेगेटिव है। ये एक्चुअली एक पॉजिटिव लफ्ज़ है जिसको नेगेटिव कर दिया गया, क्योंकि जो भी शख्स फुल टाइम राइटर हो, कमिटेड राइटर होता है, जो कोई और काम वाज़ेह तौर पे नहीं कर सकता। मंटो साहब ने फिल्में एक दो बनाई, एक में काम भी किया, शायद 7 दिन थी, या एक दो एडिटरशिप भी की, लेकिन नॉर्मली वो चलते थे और जाते थे बरकत अली, चौधरी बरकत अली के साहब के पास। वहाँ पे एक अफसाना देते थे और कहा जाता उनको 20 रुपये मिलते थे और 10 रुपये वो घर देते सफिया आपा को, 10 रुपये खुद रखे। वो फुल टाइम राइटर थे। जो फुल टाइम राइटर होता है ना, वो बकौल इन बेवकूफ़ लोगों के जो उनको जूज़ नवीस कहते हैं, वो इसलिए लिखता ज़्यादा है कि उसको और कोई काम आता नहीं है और वो बेकार भी नहीं बैठता और उसके ज़हन में तरह तरह के ख़्याल आते हैं। आप इनको देखिए, मंटो साहब की जितनी भी कहानियाँ पढ़ें या ड्रामे पढ़ें, हाँ, अगर उनमें आपको क्रिएटिविटी का फुकदान नज़र आए तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उन लोग एक ख़ास मायार लिए हुए। अच्छा, इस मिथ में जो उनकी मैनोशी के चर्चे हैं, तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि उन ज़मानों में कौन था जो मैनोश नहीं था? कौन है जिसने मैंने ही चखी? कौन झूठी कसम खाता है? आज़म साहब ने कहा है, और एक लंबी फहरिस्त है, इसीलिए मैंने चंद एक नाम लिख लिए। मौलाना चिराग हसन हसरत, अख्तर शिरानी, मजाज, फ़िराक, फैज़ साहब, फराज, बारी अलीग, हागा अशर, मीरा जी, नून मीम राशिद, अब्दुल्ला हुसैन, अदम, जोश, एक लंबी फहरिस्त है। तो जनाब, आप मंटो को क्यों टारगेट करते हैं? इन लोगों के बारे में भी तो कुछ सोचिए। ये तब का चलन था और उसको बिल्कुल छाप लगा देनी कि मंटो, तवाइफ और शराब, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ख़वातीन हज़रात, यकीनन आप भी किस ज़माने में बच्चे रहे होंगे और आप जानते होंगे कि बच्चे कदरे कमीने ज़रूर होते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन उनमें एक कमीनगी इसलिए होती है कि उन्हें दुनिया का नहीं पता होता। वो बहुत अपने जो जज्बात हैं ना, उनका बेधड़क इजहार कर देते हैं, जो महसूस कर देते हैं वो करते हैं, वो कह देते हैं, बेशक उस इजहार में वो नामुनासिब हो, लेकिन वो कह देते हैं। चुनांचे बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ लोगों के स्कूल में भी, महल्ले में भी नाम रख देते हैं, जो भी उनकी कोई ख़ुसूसियत होती। मसलन ऐसे ही मैं तज़किरा करूँगा, तफसील में नहीं जाऊँगा। हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उन्हें ये कह लीजिए हसन साहब, तो उनका नाम करेला था, हसन करेला साहब, और थ्रू आउट ज़िंदगी वो करेला साहब ही रहे। इसी तरह एक फुल बूट से, मतलब इस तरह करके ना, मेरा नाम सोने की चिड़िया कभी डाल दिया, कभी पुष्पेंदु डाल दिया, मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ। तो इसी तरह लक्ष्मी मैंशन में जो 50s में हम बच्चे थे, हम भी कदरे कमीने थे, और उस कमीनगी का एक इज़हार मैं आपको सुनाता हूँ कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के पोते जो थे मोहम्मद बाकर साहब, उनके बेटे अकबर हमारे दोस्त थे, हमारी गैंग के एक मेंबर थे। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या मसला हुआ, बहरहाल उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जो जिसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, लेकिन चूँकि अकबर हमारा दोस्त था तो हमने पर्सनली एक इंसल्ट फील की अपने दोस्त की कि इसके अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। चुनांचे उनका नाम मैंने आपको बताया, तो उनका नाम बकरा पड़ गया। तो जो बकर ईद आती तो कम से कम एक बकरे की सीढ़ी उनकी सीढ़ियों पे रख दी जाती, और जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे उतरते या बाद में तो देखते, और उसके बाद ज़ाहिर है कि उन्हें अंदाज़ा तो ना होता कि ये किसकी कारस्तानी है,
लेकिन उनको महसूस होता कि ये जो बच्चे इधर उधर मंडला रहे हैं इनमें से कोई होगा। तो बहरहाल दांत पीस कर रह जाते, पता नहीं वो बकरी ऊपर अपना सिरी जो थी वो ऊपर ले जाके पका लेते थे या किसी और को सदके में दे देते थे। तो हुआ ये कि एक गर्म दोपहर, और मुझे तमाम जितनी यादें हैं ना वो गर्म दोपहरों की, लक्ष्मी मेंशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि एक गर्म दोपहरों में हम लीगल चौक के दरमियान में क्रिकेट खेला करते, शायद इसलिए कि दोपहरें लंबी होती हैं, उनकी याद ज़्यादा रहती, सर्दियाँ कम याद रहती कम से कम मुझे। चुनांचे गर्म दोपहर थी, कमाल असर ने मुझे नीचे गली में से आवाज़ दी। हम ऊपर रहते थे टॉप फ्लोर पे 17 लक्ष्मी मेंशन। अब मैं भी बेचैन फिर रहा हूँ, दोपहर गुजर नहीं रही। नीचे गया, कमाल ने कुछ डायलॉग बोले, कुछ अंग्रेज़ी में बोले, कुछ उर्दू में बोले कि ज़िंदगी क्या है, गम का दरिया है, यार बोर बहुत हो रहे हैं, क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो सोचते सोचने उसने कहा कि एक तरकीब है ज़रा एंटरटेनमेंट की। कहने लगे सब सोए होंगे तो हम वो जो गली है जिसके ऊपर बाकर साहब का फ्लैट है वहाँ नीचे खड़े होके तो बकरे की आवाज़ें निकालते। चुनांचे हम दोनों गए, ये बिल्डिंग थी, ऊपर उनका फ्लैट था, ये गली थी, इधर भी फ्लैट थे। तो उस जानिब उधर मंटो साहब रहते थे। कमाल खड़ा हो गया मेरी तरफ मुंह करके, मैं इधर उसकी जानिब रुख किया हुआ है और ज़रा फासला है। और सबसे पहले उस सन्नाटे में, गर्मियाँ होती, सब सोए पड़े। कमाल ने मुंह पे हाथ रख के एक ऐसी दिलदोज़ बा की आवाज़ बुलंद की। अच्छा, और बड़ी कमाल की वो उसको बस वो एक्सपर्ट था, मतलब है कि आंखें बंद कर ले तो यही लगता था कि कोई बकरा बोल रहा। और बड़ी लंबी तान, जैसे गवैये जो अच्छे होते हैं ना क्लासिक, वो बड़ी लंबी तान ऊपर ले, तो वही काफ़ी लंबी तान लगा। उसके बाद मैंने वही, मतलब मेरी भी बारी थी। अब मैंने आपको बताया कि मैं मौसीकी में गाने बजाने में बिल्कुल पसड्डी हूँ। तो मैंने जो की तो वो खासी मतलब फंसी और मतलब बेसुरी सी थी, वो लुत्फ़ नहीं आया, मुझे खुद नहीं आया। उसके बाद कमाल ने फिर, अब कमाल, अब ज़रा वो मंज़र तसव्वुर में लाइए कि दोपहर का सन्नाटा और ये गली है, कमाल सामने खड़ा हुआ, कमाल असर, और मैं इधर हूँ, मैं अपने हिस्से का बा कर चुका हूँ और वो अब तान उसने शुरू किया है बा कर। अच्छा, वो बा कर रहा है तो मैंने देखा कि उसके पीछे बाकर साहब बड़े दबे कदमों से चले आ रहे। अच्छा, उन्होंने आवाज़ सुन ली। अब कमाल तो उन्हें नहीं देख सकता था, वो मेरी तरफ मुँह करके, अच्छा, वो एक आलम सुरूर में आंखें बंद बा हो रहा।